Hello, guys. Welcome to the January edition of Polity and Governance Current Affairs. So, our first topic is punishing hate speech. So, what is hate speech? So, there is no specific legal definition of hate speech as such. However, hate speech refers to those words whose intent is to create hatred towards a particular group. वो ग्रुप एक कम्युनिटी समुदाय भी हो सकता है, एक धर्म भी हो सकता है और एक प्रजाति भी हो सकती है. दिस स्पीच मे और मे नॉट हैव मीनिंग बट इज लाइकली टू रिजल्ट इन वायलेंस, जिसके कारण हिंसा उत्पन्न हो सकती है. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफाइन करती है हेट स्पीच को ऐसी भाषा जो किसी इंडिविजुअल को उसके आइडेंटिटी या अदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स सच एज सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिसेबिलिटी और धर्म के आधार पे जो उसकी बेइज्जती करता हो या उसको टारगेट करता हो या उसको धमकाता हो, वो स्पीच या वो भाषा हेट स्पीच के दायरे के अंदर आएगी. लीगल प्रोविजंस इन इंडिया अगेंस्ट हेट स्पीच. तो इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 153 ये है जो कि कहता है कि हेट स्पीच वो होते हैं जो किसी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में धर्म, प्रजाति, जगह, रहने की जगह, जन्म स्थान की जगह या भाषा के आधार पर अगर शत्रुता को बढ़ाता है, प्रमोशन ऑफ एनिमिटी को करता है, तो हेट स्पीच होगा. डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, जो सौहार्द का माहौल रहता है उसके अगेंस्ट कोई एक्ट हो गए अगर. ऑल्सो जो हेट स्पीच है वो पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी के अंदर, जो कि 3 साल का इम्प्रिजनमेंट इसके कारण हो सकता है. दूसरा है सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी. ये कहता है कि हेट स्पीच वो होता है जो प्रमोट्स म्यूटिनी बाय आर्म्ड फोर्सेस, मतलब हमारे जो आर्म फोर्सेज है उनके अंदर अगर विद्रोह की भावना उत्पन्न करे या फिर किसी लोगों के अंदर डर का या ऐसी तनाव का माहौल उत्पन्न करे जिससे वायलेंस या वायलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाए या फिर पब्लिक में जो ट्रैंक्विलिटी जो पीस रहती है, शांति का माहौल रहता है, वो बिगड़ जाए. इसके अंदर भी जेल टर्म हो सकता है 3 साल का. ये 3 साल का जेल टर्म 5 साल तक का भी हो सकता है अगर ये जो हेट स्पीच हुई है वो किसी पूजा स्थल पे हुई है या फिर रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर हुई है. लॉ कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या सुझाव है इसके रिलेटेड. तो लॉ कमीशन ने 2 न्यू सेक्शंस ऐड करने का सुझाव दिया है, सेक्शन 153C एंड सेक्शन 505A अंडर इंडियन पीनल कोड. तो सेक्शन 153C के अंदर उन्होंने सुझाव दिया है कि हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए और 2 साल का जेल टर्म या फिर 5,000 रुपए का फाइन या फिर दोनों अगेंस्ट एनीवन हु uses gravely threatening words spoken or written or signs or visual representation with the intention to cause fear or alarm. यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो यूज केवल बोलने से नहीं, लिखित भी हो सकता है और साइंस के थ्रू भी अगर डर का माहौल उत्पन्न करने का कोशिश कोई करे तो हेट स्पीच के अंदर होगा. और जो कि एडवोकेट करे, हेट्रेड घृणा को एडवोकेट करे और वायलेंस की स्थिति को इंसाइट करे या उत्पन्न करे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, समुदाय के आधार पे या फिर प्रजाति के आधार पे, और ऑल्सो सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और ट्राइब. सेकेंडली सेक्शन 505A भी रिकमेंड किया है लॉ कमीशन ने. इसके अंदर प्रिजन 1 साल का हो सकता है और फाइन 5,000 रुपए का या दोनों हो सकते हैं. ऑल्सो इसने रिकमेंड किया गया कि क्रिमिनलाइज कीजिए उन वर्ड्स को या डिस्प्ले ऑफ राइटिंग और साइंस को दैट आर ग्रेवली थ्रेटनिंग और डेरोगेटरी विद इन द, जो कि किसी के देखने के या सुनने के दायरे के अंदर आता है और जिसके कारण फियर और अलार्म होता है, उसको क्रिमिनलाइज किया जाए. या फिर उसको भी विथ इंटेंट टू प्रोवोक द यूज ऑफ अनलॉफुल वायलेंस अगेंस्ट दैट पर्सन और अनदर, और उस भाषा का या उस लिखावट का जिसका काम ही यही हो कि किसी के अगेंस्ट गैर कानूनी हिंसा जनरेट हो, उसको भी क्रिमिनलाइज किया जाए. सो एट कंक्लूजन में हम कह सकते हैं हेट स्पीच इज अ सीरियस थ्रेट टू सोसाइटी. समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है. ये किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पीस और ट्रैंक्विलिटी होती है, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक स्पेस को ग्रो करने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और डिसरप्ट कर सकता है. प्रपोजल्स टू ऐड सेक्शंस टू द आईपीसी, ऐसे बहुत सारे कमेटी ने प्रपोजल्स दिए हैं, लेकिन हमको ये जानना होगा, मानना भी होगा कि जो प्रपोजल्स है उसका ऐसा नहीं कि उनके ऐड करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हंकी डोरी हो जाएगा. अभी हमारे पास जितने लॉ हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, वो काफी सफिशियंट है. ओनली पार्ट मिसिंग इन कर्विंग दिस मीनेस इज द लैक ऑफ इन्फोर्समेंट. अगर ढंग से इन्फोर्स किया जाए तो आराम से मैनेज किया जा सकता है हेट स्पीच को. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स
पॉलिसी पुशेस फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो सेंटर ने एक रिलीज की है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी एयर स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो भी एंटिटीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे एरोबेटिक्स, बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एयर ड्राइविंग एंड माइक्रो लाइटिंग, उनको रजिस्टर करवाना होगा। तो इस पॉलिसी के अंदर 2 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को प्रपोज किया गया है। जो पहली एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी उसको कहा जाएगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एएसएफआई। और दूसरे जो एसोसिएशन होंगे ईच इंडिविजुअल स्पोर्ट के लिए होंगे, जैसे पैराग्लाइडिंग के लिए एक अलग होगा, हैंग ग्लाइडिंग के लिए एक अलग होगा। पॉपुलर एयर स्पोर्ट्स अट्रैक्शंस इंडिया के अंदर जो है उनको एक कंट्रोल जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ताकि अदर मैन्ड एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनसे सेफ्टी हो सके या उनकी भी सेफ्टी हो सके, जैसे हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं या एरोप्लेन्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एरियाज है इंडिया में? बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में, गैंगटॉक सिक्किम में, हदप्सा इन महाराष्ट्र एंड वागामोन इन केरला। याद कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग इन गवर्नेंस। सो गवर्नेंस के अंदर क्या क्या ऐसी बॉडीज हैं जो एड कर सकती है गवर्नमेंट को, लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को? तो सबसे पहले एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये इनका मेन काम क्या होता है? इंपावरिंग इंडिविजुअल्स टू होल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल, राइट? तो हमारे गवर्नमेंट्स जो हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है, उनको अकाउंटेबल करने के लिए इंडिविजुअल्स को मदद कर सकती है। सीएसआर फंडिंग जो होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो फंडिंग होती है, उसके द्वारा एनजीओज को और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को फंड मिलता है, जिससे कि वो नॉन स्टेट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि एनी एक्टिविटी इज बाय एनजीओ दैट इज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट इज एंटी नेशनल। सो इस प्रोविजन के थ्रू जो फॉरेन फंडिंग का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड हो गया है, और बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली, ताकि जो फॉरेन फंडिंग हो सके, और बहुत सारे ड्यूबियस एनजीओ है जिनका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, वो अच्छे से क्लियर हो सके और लीगली दायरे में आके काम कर सके। सो नॉन स्टेट एक्टर्स एंड कॉर्पोरेट्स। सो कॉर्पोरेट्स का सीएसआर के अंदर उनको रिक्वायरमेंट है कि वो 2% अपना जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो डेवलपमेंट स्पेस के लिए योगदान करेंगे। ये 135 सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर मैंडेटरी है। इट प्रोवाइड्स बिजनेसेस विद द पुश दे नीड टू वर्क विद द नॉन स्टेट एंटिटीज लाइक एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। Non-state players provide patient capital to business boardrooms while also assisting the government with social programs. Non-state players like NGOs वो business bedrooms को, boardrooms को भी एक स्पेस देते हैं जिसके द्वारा वो अपनी सीएसआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सके, और गवर्नमेंट को भी असिस्ट करते हैं सोशल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में। पेशेंट कैपिटल इज अनदर नेम फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल। सो ब्यूरोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है? नीड फॉर एनजीओ अरोज ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में रेटिफिज्म में बहुत धीरे धीरे काम होता था, एटलीस्ट कुछ समय पहले तक। तो उसके कारण एनजीओ का रोल बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती थी, वहां पर एनजीओ पहुंच पाते थे अपने रीच के चलते। इंडियन ब्यूरोक्रेटिक लैक्स रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिविटी, it's self-explanatory. और there is also the fear of failure which has unintended result of non-risk takers। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी में fear of failure हो सकता है कि डर के कारण बहुत सारे स्टेप नहीं ले पाते हैं, तो उतना लीवे एनजीओज को होता है तो वो ले सकते हैं ऐसे स्टेप। सिग्निफिकेंस क्या है नॉन स्टेट एक्टर का? नॉन स्टेट एक्टर इज द वन हु इन्वेंट्स एंड डेवलप्स न्यू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट मॉडल्स। वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए नए नए मॉडल्स जनरेट करते हैं और नई नई तरीके ढूंढते हैं जिससे कम्युनिटी एग्जीक्यूटिव को होल्ड कर सके रिस्पॉन्सिबल। इवन इन द फेस ऑफ डिजास्टर्स भी हमने देखा है कि एनजीओ और सीएसओ जो होते हैं बहुत सारे हैवी लिफ्टिंग करते हैं, बहुत सारे मदद करते हैं, जिससे एकदम लास्ट इंडिविजुअल तक सरकार पहुंच सके। नॉन स्टेट एक्टर्स रिलीव द स्टेट ऑफ ए सिग्निफिकेंट बर्डन अलाउइंग इट टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस फोकस करने के लिए बहुत ज्यादा अलाउ करते हैं। On the field, NGOs and CSOs are most adapted for last mile delivery of government programs or execution of a CSR activities of a corporate house. Obviously, वो सर एकदम ग्रास रूट्स पे होते हैं एनजीओ द सीएसओ, तो वो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं या सीएसआर एक्टिविटीज जो होती है कॉर्पोरेट हाउस की, वो आराम से पहुंचा सकते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी कर सकते हो। CSR law has not only forced corporations to clean up their own mess, but it has also established a legal framework for corporations to collaborate with NGOs and CSOs. So CSR law के थ्रू तो
एक मैंडेटरी तो कर ही दिया है कॉर्पोरेट्स को कि अपना शेयर करेंगे 3% ऑफ प्रॉफिट्स सीएसआर एक्टिविटीज में, बट इस रूल के चलते ये भी हुआ है कि सीएसआर ने एनजीओ और सीएसओ के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है सीएसआर को इम्प्लीमेंट करने में। वे फॉरवर्ड क्या है, एनजीओज एंड सीएसओज इन इंडिया विल प्ले क्रिटिकल रोल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक एक्शन टू करेक्ट मेनी रॉन्ग्स डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स ऑपोजिशन। सो ये by the virtue of being close to the public, to the grassroots, ये एनजीओ या सीएसओ जो है डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में या पब्लिक जो थॉट है या पब्लिक थॉट प्रोसेस है उसको मोबिलाइज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, और उनके पास पोटेंशियल है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और बेटर करने में। Our next topic is order on CCTVs in spas against SC verdict on privacy. So right to privacy, एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी पे कहा था कि प्राइवेसी इज गारंटीड इन आर्टिकल 21, दैट इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 इंक्लूड्स अ राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, अ राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी एंड राइट टू प्राइवेसी ऑफ चॉइस। तो बॉडीली ऑटोनॉमी होती है कि आप अपने बॉडी का कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें पूरा अधिकार आपका है, कोई आपको बता नहीं सकता या कोई आपको रोक नहीं सकता है, ऑब्वियसली अंडर सर्टेन पब्लिक ऑर्डर विच इज मैंडेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा कोई आपके कोई नहीं रोक लगा सकता है। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और राइट टू प्राइवेसी ऑफ चॉइस मतलब आप चॉइस, अपनी चॉइस के लिए आप खुद जिम्मेदार है और कोई नहीं है। Recently, Madras High Court passed order mandating the installation of CCTV cameras inside spas. मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें सीसीटीवी को इंस्टॉल करना मैंडेटरी हो गया था स्पास के अंदर, लेकिन सेम हाई कोर्ट के अनदर जज ने, दूसरे जज ने कहा है कि सच ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर किसी के बॉडीली ऑटोनॉमी और उसके प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करते हैं। तो दोनों जजमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हालांकि जो दूसरे जज थे उन्होंने ये भी कहा कि नो राइट कैन बी एब्सोल्यूट, कोई भी राइट पूर्ण तरीके से एक ही साइड नहीं हो सकता है, उसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होंगे। रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट इन प्लेस ओनली बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे या तो कार्यकारिणी के द्वारा होगा या विधायिका के द्वारा होगा। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का ये काम नहीं है कि वो लॉ बनाए, या फिर ये हो सकता है कि वो अर्ज कर रहे हैं लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव को जो एक क्लियर कट लॉ बनाए इसके रिलेटेड। सेकेंड, अनदर टॉपिक इज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि यूज ड्रोन्स मोर इफेक्टिवली। सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज आस्क्ड फॉर मोर इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रोन एप्लीकेशंस। इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए ड्रोन्स के रिस्पेक्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने रोल आउट किया था लिबरलाइज ड्रोन रूल्स ऑफ 2021। तो इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स क्या क्या हो सकते हैं। इन जनरली डिफेंस के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हमने देखा है कि यूएवीज जो अमेरिका ने बहुत सारे ड्रोन को एकदम एक तरह से रिवोल्यूशनलाइज कर दिया था अपने यूज के जरिए अफगानिस्तान एंड इराक वाले एरिया में। सो ड्रोन्स का यूज क्या हो सकता है डिफेंस में? डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस, कॉम्बैट कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज, रेड्स एंड काउंटर टेरर ऑपरेशंस, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपको मेडिसिन की डिलीवरी हो, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स हो, या फिर आजकल जैसे आप देख रहे हैं कोविड एरा में ड्रोन्स का बहुत इजी यूज हो सकता है। मैन टू मैन कांटेक्ट बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आप ड्रोन्स के चलते सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, और ये पेंडेमिक को फैलने से रोका भी जा सकता है, स्प्रेड को। होम अफेयर्स में इसका यूज हो सकता है, वीवीआईपी सिक्योरिटी में, क्राइम कंट्रोल ऑपरेशंस में, एग्रीकल्चर में, क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग में, एंटी लॉकस्ट वर्क में, इंश्योरेंस क्लेम सर्विस में हो सकता है इसका यूज। एनवायरमेंट में इसका यूज क्या हो सकता है? फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग में, एंटी पोचिंग में, मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ को आप मॉनिटर कर सकते हैं। कोई कहीं पे किसी वाइल्ड लाइफ की हत्या नहीं हो रही है उसको आप रोक सकते हैं। पावर एंड नेचुरल गैस में इसका यूज हो सकता है, रियल टाइम सर्विलेंस ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसमिशन लाइन, थेफ्ट प्रिवेंशन, विजुअल इंस्पेक्शन, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये सारे चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रोड ट्रांसपोर्ट में इसका यूज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स में हो सकता है। रेलवेज में डिजास्टर मैनेजमेंट में इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हो सकता है। हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी में रिप्लेस एक्सपेंसिव, जो आजकल जो हेलीकॉप्टर के द्वारा एक्सपेंसिव होती है जो वीडियोग्राफी, पैसे बहुत लगते हैं, हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी ड्रोन्स के थ्रू हो सकता है, और वहां पे भी पहुंच सकता है जहां पे नॉर्मली हेलीकॉप्टर अनरीचेबल है, क्योंकि ड्रोन्स कंपेरेटिवली साइज में छोटे होते हैं, उनकी रीच भी ज्यादा होती है, कॉस्ट भी उनकी कम होगी हेलीकॉप्टर्स के रिस्पेक्ट। तो सिग्निफिकेंस क्या है ड्रोन टेक्नोलॉजी की?
The drone rules 2021 had identified that we will have drone corridors. हम लोग ड्रोन के लिए कॉरिडोर स्टेब्लिश करेंगे और ड्रोन ट्रैफिक को मैनेज करना होगा ताकि ये इंटरफेयर ना करे जो नॉर्मल ट्रैफिक है एयर का. Using drones will make our lives easier obviously, and far off areas में, disaster management में, oil industry में, congested area जो कि इंडिया में बहुत सारे अर्बन पॉपुलेशन कंजेस्टेड एरियाज में हो सकते हैं, वहां पे ड्रोन्स बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं. दिस सिस्टम्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट के मामले में काफी इफेक्टिव है और काफी इकोनॉमिकल है. So our next topic would be English is the language of the court as stated by Gujarat High Court. So गुजरात हाई कोर्ट ने कॉन्विक्ट को कहा था कि आप केवल इंग्लिश में बात कीजिए बिकॉज दैट वाज द लैंग्वेज इन द हायर जुडिशरी. सो आर्टिकल 348 के अंदर ये कहा गया है, इट लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती है आर्टिकल 348, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनके अंदर जो एक्ट्स और बिल्स की बात होती है उसके लिए. इसमें यह कहा गया कि ऑल प्रोसीडिंग्स इन द एससी दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी एससी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स. जब तक पार्लियामेंट कानून के द्वारा नहीं बताती है तब तक सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट में इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज होगी. गवर्नर ऑफ द स्टेट may with the previous consent of the president authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state. तो गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट के साथ, मतलब पहले से कंसेंट लेके हिंदी लैंग्वेज या और कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं किसी भी ऑफिशियल काम के लिए, लेकिन पहले प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा. When is use of other languages permitted? कब वैसा परमिट किया जाता है? सो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 प्रोवाइड करता है कि यूज ऑफ हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन एडिशन टू इंग्लिश ऑथराइज किया जा सकता है प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद गवर्नर के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ जजमेंट्स मेड बाय एससी उस स्टेट के लिए. मतलब गवर्नर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद हाई कोर्ट को ऑथराइज कर सकता है हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में जजमेंट देने के लिए. सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हु शुड बी द चांसलर. तो स्टेट वाइज जो एग्जांपल्स है इसके रिगार्डिंग, तो तमिलनाडु सीएम वांट्स टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द अपॉइंटमेंट्स ऑफ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज टेकिंग द पावर अवे फ्रॉम द गवर्नर. सो तमिलनाडु के सीएम चाहते हैं कि जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आए गवर्नर से लेके. अर्लियर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट चाहा था कि गवर्नमेंट से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास मोर पावर हो इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए. गवर्नर ऑफ केरला ने भी एक स्पेशल, ऐसा कहा है गवर्नर ऑफ केरला ने कि एक स्पेशल सेशन ऑफ असेंबली को हेल्ड किया गया था ताकि जो गवर्नर के पास चांसलर का पावर है उससे उसको डाइवेस्ट कर दिया जाए, यानी गवर्नर को हटा दिया जाए. सो क्या क्या पावर होते हैं चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज के? इन मोस्ट केसेस गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ गवर्नर ही और शी इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी. तो गवर्नर को इसीलिए हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी रिगार्ड भी किया जाता है. द चांसलर जब भी प्रेजेंट रहेगा, कॉन्वोकेशन जो यूनिवर्सिटी की होगी उसको वो प्रिसाइड करेगा और वीसी जो वाइस चांसलर है उसको डायरेक्शंस देगा ऑन वेरियस मैटर्स रिलेटिंग टू यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में. चांसलर ये अपॉइंट करता है वीसी को बाय सेटिंग अप ए कमिटी और रिकमेंड भी करता है पैनल को नेम्स जिसमें से चुने जाएंगे वीसी का नाम. चांसलर is also vested with the authority to grant leave or institute disciplinary action और penalty, यानी सजा देने का भी पावर चांसलर के पास होता है. उसके पास ये भी पावर होता है जो कि नॉमिनेट कर सकता है सर्टेन मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी के. चांसलर इज एज अपलेट अथॉरिटी और एज अपलेट अथॉरिटी उसका पावर है टू एनल डिसीजंस ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटी बॉडीज अथॉरिटी व्हिच इन हिज और हर व्यू इज अगेंस्ट द एक्ट स्टैट्यूट्स ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन. अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन है जो कि एक्ट स्टैट्यूट्स या ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट है या रेगुलेशन के अगेंस्ट है तो उसको एनल कर सकता है. उसके पास ये भी पावर है जो लॉज एंड रेगुलेशंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पास की है यूनिवर्सिटी की, उसने अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशंस पास की है तो उसके पास चांसलर के पास पावर होता है कि उसको एसेंट दे सकता है, या तो मान सकता है या तो अपना कंसेंट विदड्रॉ कर सकता है. He has also the power to take final decisions on electoral disputes with regard to representation in different bodies of the university. This is self-explanatory. He has also the power to nominate experts in appointment of teachers. Experts को appoint कर सकता है teachers के post पे.
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या केस है? तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 एंड अदर स्टैट्यूट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल एक्ट एज अ विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसका उनका रोल लिमिटेड टू प्रिसाइडिंग ओवर कन्वोकेशंस ही है। चांसलर जो होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टिटुलर हेड्स हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ हिम और हर बीइंग अ विजिटर। The vice chancellors are also appointed by the visitor, that is the president, from panels of names suggested by selection committees from the union government. तो यूनियन गवर्नमेंट जो सिलेक्शन कमेटी बनाती है उसमें द्वारा जो पैनल ऑफ नेम्स दिए जाते हैं उसमें से किसी एक को वीसी बनाया जाता है विजिटर के द्वारा। The president as visitor shall also have the right to authorize inspections of academic and non-academic aspects of the university and also to institute inquiries. ये भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है जिसमें एज ए विजिटर उनके पास पावर होता है कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं दोनों एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स में भी, और इंक्वायरी भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं वो। कंक्लूजन क्या है? सो द प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट को हेड करने की जो प्रैक्टिस है वो एक ब्रिटिश लेगेसी है, वो इंडियन कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं मिलता है। तो और आज कल पाया गया है कि बहुत सारे स्टेट्स चाहते हैं कि ये पावर गवर्नर से ले लिया जाए। सो देयर नीड टू बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, जिसमें गवर्नर एक तरफ पूरे हेड हो और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर नहीं है, और दूसरे केस में स्टेट गवर्नमेंट ले ले सारी पावर गवर्नमेंट से, गवर्नर गवर्नर कुछ ना कर सके। सो नेक्स्ट टॉपिक है कि सम राजभवन आर ऑन द वार पाथ, राइट। तो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हमें देखा है कि महाराष्ट्र में, केरला में और वेस्ट बंगाल में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। तो इसका हिस्ट्री क्या है? इन द कॉलोनियल एरिया एज वी नो कि गवर्नमेंट वाज द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ द प्रोविंस, जो कि डायरेक्टली अकाउंटेबल था किंग स्लैश क्वीन जो भी थी। द इमेज ऑफ द स्टेट गवर्नर्स आर रिगार्डेड एन एजेंट ऑफ द स्टेट दैट इज सेंटर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड क्रिटिक्स। स्टेट गवर्नमेंट्स और जो आलोचक है वो बोलते हैं कि जो गवर्नर होता है वो सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है और एक फ्री एजेंट की तरह काम नहीं करता है, न्यूट्रल एजेंट की तरह काम नहीं करता है। इन महाराष्ट्र हमने देखा रिसेंटली द गवर्नर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर रिकमेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नर ने मना कर दिया स्पीकर के इलेक्शन डेट को मानने से। उनका ये कहना था असेंबली कुड नॉट इलेक्ट द स्पीकर बिकॉज देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र असेंबली। इन केरला हमने पाया कि स्टेट गवर्नमेंट रीअपॉइंटेड द वीसी ऑफ कन्नूर यूनिवर्सिटी। स्टेट गवर्नर ने वीसी कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फिर से रीअपॉइंट कर दिया, और ये एलिगेशन लगाया केरला गवर्नमेंट के कि वो केरला गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर रीअपॉइंट कर रहे हैं इस वीसी को। तमिलनाडु सीएम ने भी ये एक अनाउंसमेंट बोली है कि उसकी गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शन एम्पावर करने के लिए खुद को, जिसके तहत वो अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी गवर्नर से लेके वो पावर खुद के पास रख ले। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में? ये किन किन इश्यूज के अराउंड होती है? सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिटर्मिनिंग ऑफ टाइम ऑफ लेजिस्लेटिव, कौन कब कौन सी पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टी मेजोरिटी प्रूव करेंगी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन डिमांड किया जाता है उसके रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट के लिए जो बिल रिजर्व किया जाता है एसेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए, वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर के बीच में। कमेंटिंग अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसा हमने देखा है केरला गवर्नर के कुछ कुछ कमेंट्स थे अगेंस्ट केरला गवर्नमेंट, केरला स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलरली अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे तो उनके भी कुछ कमेंट्स थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। एक्सरसाइजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर कन्फर्म्ड टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर्स which have been conferred to the governor by the constitution, उसके रिस्पेक्ट में भी समटाइम्स कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है द स्टेट एग्जीक्यूटिव और गवर्नर के बीच में। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, तो सरकारिया कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशन है? उनका कहना था कि गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन इन सम वॉक ऑफ लाइफ, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या सोशल अफेयर्स या पॉलिटिकल अफेयर्स, लेकिन ही शुड बी ए डिटैच फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स, उसके ज्यादा पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होने चाहिए, और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट, मतलब पिछले कुछ समय से वो राजनीति से दूर रहे हो, और बिसाइड्स वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ना हो।
He should be appointed after effective consultations with state CM and VP. मतलब उनको अपॉइंट करने से पहले जो जिस स्टेट में उनको गवर्नर बना जा रहे हैं उसके सीएम से और वाइस प्रेसिडेंट से वह कंसल्टेशन हो, और स्पीकर ऑफ लोकसभा से भी कंसल्ट करे पीएम उसके सिलेक्शन से पहले। एज फार एज पॉसिबल, जहां तक कि मौका मिले या उचित हो, उसको गवर्नर को 5 साल का टर्म एंजॉय करने देना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड बी रिमूव्ड बिफोर हिज टेन्योर ओनली ऑन द ग्राउंड्स एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको अपने 5 साल के टर्म से पहले तभी हटाया जाए उन उस जो कि ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, या फिर उसके मोरालिटी, डिग्निटी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी पे क्वेश्चन उठे। इन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल द स्टेट गवर्नमेंट मे बी इन्फॉर्म्ड एंड कंसल्टेड। मतलब उसको हटाने के लिए अगर कोई प्रोसेस चलाना है या हटाया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को ही बताया जाए और कंसल्ट किया जाए। सेकंड, पुंछी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी? पुंछी कमीशन ने बोला था कि 5 साल का फिक्स टर्म दिया जाए गवर्नर्स को, और रिमूवल का वही प्रोसीजर हो जो प्रेसिडेंट का हो। सो इम्पीचमेंट प्रोसीजर होना चाहिए बाय स्टेट लेजिस्लेचर अगेंस्ट द गवर्नर, और गवर्नर शुड हैव द राइट टू सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए मिनिस्टर अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर के पास वो राइट होना चाहिए जिसमें सैंक्शन कर सके वो किसी मिनिस्टर का प्रोसिक्यूशन जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अगेंस्ट भी हो। तो कंक्लूजन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ना ही गवर्नमेंट को गवर्नर को पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की अनुमति देती है, ना ही उसको गवर्नर के कैपेसिटी के अंदर जो एक्ट्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो पंडित ठाकुर दास टी डी भार्गव जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा था गवर्नर विल बी अ मैन अबव पार्टी एंड ही विल लुक एट द मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट फ्रॉम अ डिटैच्ड स्टैंड पॉइंट। मतलब गवर्नर होगा जो पार्टी लाइन से ऊपर उठा हुआ एक आदमी होगा, और वो गवर्नमेंट को देखेगा एक दूर के या तटस्थ तरीके से। लेकिन हमने पाया प्रैक्टिस में कि ऐसा होता नहीं है। The governor is a high constitutional authority and needs to function within prescriptions of the constitutions and can be a friend, philosopher and guide to his government if he works properly and within the limits and the policies set by the constitution. And another topic, two SC judges, Supreme Court judges pull out of Krishna Water case. So Krishna Water dispute, river water dispute case comprises of the state of Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. So recently we have seen that Justice D.Y. Chandrachud and A.S. Bopanna of the Supreme Court have recused themselves from hearing a dispute on the matter of Krishna River dispute. So why it happened? जस्टिस चंद्रचूड़ है जो कि महाराष्ट्र से हैं, और जस्टिस बोपन्ना कर्नाटका से हैं। ये दोनों इस जो डिस्प्यूट है, रिवर डिस्प्यूट है, उसके स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है। व्हाट इज द रिक्यूजल ऑफ ए जज? रिक्यूजल होता क्या है? जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जज विड्रॉ कर सकता है किसी केस से। ऐसा वो क्यों करता है? ताकि ऐसा परसेप्शन क्रिएट ना हो जिससे उसकी कि वो बायस्ड है डिसाइडिंग करते वक्त, केस की डिसीजन लेते वक्त। If a conflict of interest exists, the judge may recuse herself or himself on his or her own initiative. अपने इनिशिएटिव पे ही वो रिक्यूज कर सकते हैं। इन एडिशन जो पार्टीज होती है केस की, वो भी एक मोशन पास कर सकती है ये बोलते हुए कि ये जज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इनको रिक्यूज कर लेना चाहिए इस केस से। द प्रैक्टिस कहाँ से आती है? रिक्यूजल की जो प्रैक्टिस आती है वो जो ड्यू प्रोसेस का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि nobody can be judged in his or her own case. So what is the process for recusal? The recusal का जो डिसीजन होता है वो जनरली जज के द्वारा खुद ही आता है, क्योंकि ये उसके कंसाइंस और डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है, ताकि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जा सके, और जनता और जो कि केस पार्टीज है, इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ जनता, लोगों को लगे कि जुडिशियरी एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखती है। If a judge recuses, the case is listed before Chief Justice for allotment to a fresh bench. It is self-explanatory. कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होते रिक्यूजल्स को लेके, लेकिन सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ने रिक्यूजल से डील किया है। डू जजेस रिकॉर्ड रीजंस फॉर रिक्यूजल? रिक्यूजल के रीजंस क्या देते हैं जजेस? कोई एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस तो ऐसे नहीं है प्रोसीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल जजेस जो होते हैं वो बताना ऑलमोस्ट रिकॉर्ड करते हैं अपने बेसिस पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कि उन्होंने क्यों रिक्यूज किया है किसी केस से। सम जजेस रिवील देयर मोटिवेशंस इन ओपन कोर्ट, और सम जजेस don't prefer to be. Can a judge refuse to recuse? Once a request is made for recusal, the decision to recuse or not lies with the judge. Very important case, क्वेश्चन आ सकता है
इस पे रिक्यूज करने का पावर जज के पास है, वो रिक्यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। While there are some instances where judges have recused even if they do not see a conflict, but only because such an apprehension was cast. बस किसी ने एक बार बोल दिया कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इतने से बात पे बहुत इंस्टेंसेज है जिसमें जज ने रिक्यूज कर लिया है खुद को, और बहुत समय सेवरल केसेस हुए जहाँ पे जज ने मना कर दिया है, विड्रॉ कर देते मना कर दिया है। कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे जज ने रिक्यूज किया है खुद को? अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वाले केस में हुआ था। कोर्ट ने हेल्ड किया था कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आवर jurisprudence is that no man can be judged in his own cause. Similarly, Novartis AG वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में मरकंडे काटजू जो जस्टिस थे उसमें उन्होंने विड्रॉ कर लिया था नाम अपना उस केस से, क्योंकि आइडियल नहीं होता क्योंकि वो नोवार्टिस अपील से डील करे, क्योंकि वो पहले एज ए जज डील कर चुके थे। What are the concerns with recusal of judges in India? Concerns क्या क्या हो सकते हैं? Judges are compelled to give reasons for their recusal and from a particular case because they are bound by the constitutional obligation of transparency and accountability. तो constitution उनसे डिमांड करता है कि ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो, तो उनको बताना ही पड़ता है रीजन। इन इंडिया there is no particular legislation that mandates a judge recusal. कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके द्वारा ये बोला जाए कि रिक्यूज करना ही होगा। लॉयर्स हो सकता है कि अनफेयर एडवांटेज दे, उनको लगता है कि कोई जज उनके खिलाफ डिसीजन दे सकता है या उनके फेवर में नहीं देगा, तो वो ये पास कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाई करता है किसी ट्रिवियल टॉपिक पे, और अगर कोई भी कंसेंसस जज होगा तो अपने आप को रिक्यूज कर लेगा वहां से। रिक्यूजल विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन सर्कमस्टांसेस वेयर जज कंसर्न इज नॉट फाइनेंशियल। जहां पे कोई फाइनेंशियल कंसर्न नहीं हो वहां पे रिक्यूजल जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। रिक्यूजल कभी कभी ये भी लगता है कि कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट कर रहा है इसलिए रिक्यूज कर रहा है, परसेप्शन ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। सो इलेक्शन कमीशन के बेसिक टेनेट्स क्या है? उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इम्पार्शियल नेचर का होना चाहिए, क्योंकि उसी के हाथों में होता है जितने भी हमारे मेजर इलेक्शंस होते हैं, असेंबलीज के इलेक्शन या जनरल इलेक्शन जो कि लोकसभा के होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंक्लूडिंग। सो अपॉइंटमेंट्स टू द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बनी थी 1950 में, तो उस समय एक ही इलेक्शन कमिश्नर उस समय होते थे। उसमें इतना बड़ा इलेक्शन मशीनरी भी नहीं थी हमारी, क्योंकि जनरल इलेक्शन करवाते थे और स्टेट्स भी कम थे। लेकिन 1989 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को थ्री मेंबर बॉडी बना गया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। According to transaction of business rules, the president shall appoint the members of the election commission based on the recommendation by the PM. यानी जो PM जिन नाम को रिकमेंड करते हैं उनको प्रेसिडेंट को shall, here is the word, the key word is shall. The president shall appoint the members of the election commission based on the recommendations of PM. PM जिनको भी रिकमेंड करेंगे उनको प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना ही होगा अंडर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। This reflects the executive power of the president who shall act on the aid and advice of PM. The parliament, however, is empowered to regulate the terms and conditions of service and tenure of EC. तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है जिससे टर्म्स एंड कंडीशन जो सर्विस की होती है और टेन्योर की होती है इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की? सी, ऐसा माना जाता है कि अपॉइंटमेंट टू ए क्वासी जुडिशियल बॉडीज आर डन सोनली बाय द एग्जीक्यूटिव, राइट। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग या जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वो लोग करते हैं। जस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू ग्रांट द राइट टू यूज सिंबल्स टू पार्टीज in case of disputes, they decide whether it is legal or not, right? This issue was raised in case of Roger Matthew versus South Indian Bank Limited. Argument इस बेसिस पे रेज किया गया था कि EC is not only responsible for conducting free and fair election but also functions as a quasi judicial body between several political parties. Obviously हमने recent past में भी देखा है, जैसे एलजेपी का केस हुआ था लोक जनशक्ति पार्टी का, उसमें भी सिंबल को लेकर थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, या भी शिवसेना वाली लड़ाई चल रही थी कि शिवसेना को सिंबल मिलना चाहिए। The executive cannot be the sole participant in the appointment in order to prevent unethical loyalty shown to the ruling party. तो एग्जीक्यूटिव केवल अपने खुद पे ही नहीं ले सकती अपॉइंटमेंट का जिम्मा, क्योंकि इलेक्शन और जो इलेक्शन कमीशन जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है, उसको
पूरे सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स का ख्याल रखना होता है। तो अगर पावर ऑफ अपॉइंटमेंट केवल एग्जीक्यूटिव करे या जो पावर में है सेंटर में, देन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, देयर कैन बी एज पर्सन कास्ट, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के बिहेस्ट पे काम कर रही है। The existing selection procedure opens avenues of vulnerability and manipulation. Obviously अगर किसी के हाथ में पावर है अपॉइंटमेंट का तो उसी हिसाब से वो उस बॉडी को रन कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन वल्नरेबल और मैनिपुलेशन किया जा सकता है उसका। This offers a detrimental blow to the practice of free and fair election, which is a part of basic structure doctrine. This is self-explanatory. So important recommendations क्या क्या है? 1975 में जस्टिस तारकंडे कमेटी ने सजेस्ट किया था ECs कैन बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी, जिसमें पीएम भी हो, लोकसभा अपोजिशन लीडर भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। यही रिकमेंडेशन को दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी 1990 में और लॉ कमीशन ने 2015 में डाला था। सेकंड एआरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट है उसमें कहा सजेस्ट किया था कि लॉ मिनिस्टर को और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को भी एक कॉलोजियम का हिस्सा बनाया जाए जो रिकमेंड करे अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी इलेक्शन कमिश्नर्स। अब बेंच 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच हैं जिसमें सीजीआई और एक सुप्रीम कोर्ट जज थे। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 का मैंडेट है कि एक लॉ उसके तहत एक लॉ बनाया जाए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स का। द एस्टेब्लिशमेंट ऑन इफेक्टिव मल्टी इंस्टीट्यूशनल कॉलेजियम थ्रू पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन विल सर्व द पर्पस। अगर मल्टी इंस्टीट्यूशनल कॉलेजियम बनेगा जिसमें अपोजिशन भी हो या जुडिशरी भी हो और एग्जीक्यूटिव तो रहे ही, तो इससे क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी उस इंस्टीट्यूशन की जिसका मेन काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, जिसके बेसिस पे इंडियन डेमोक्रेसी या कोई भी डेमोक्रेसी टिकी रहती है। दिस विल एम्बोल्डन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ए कोट फ्रॉम द माइंड ऑफ मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क ने जो सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी दिया था वो यहाँ पे स्टैब्लिश भी हो जाएगी क्योंकि एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर्स कंसंट्रेट नहीं रहेंगे। सी कंडक्ट ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया असेंबली इलेक्शंस के डेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में। सो ड्यूरिंग कोविड आउटब्रेक क्यों इलेक्शंस कंडक्ट कराने? So Article 172(1) of the Constitution sets a 5-year terms for each assembly. 5 साल हर असेंबली का टर्म होता है और 5 साल के अंदर ही इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि इंटररेगनम ऑफ पावर ना हो, पावर खाली नहीं जाए, कोई ना कोई रहे इंचार्ज। Secondly, any postponement of assembly elections may result in a situation that denies the people of state the right to elect an accountable government of their choice. अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो आप जो जनरल पॉपुलेशन होता है उसका जो राइट होता है अपने चॉइस के गवर्नमेंट चुनने का वो आपसे छीन लेते हैं अगर आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं तो। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया इज ए लेजिस्लेटिव बॉडी इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन 28 स्टेट्स एंड 3 UT यूनियन टेरिटरीज दे आर यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वहां पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है। और इन 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होती है इन 6 स्टेट्स में। 5 UTs आर गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके पास कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, जैसे कि अंडमान निकोबार। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, each member of the legislative assembly, that is MLA, is directly elected to serve 5-year terms by single member constituency. जन लोकसभा की तरह ही होती है, हर एमएलए को चुना जाता है 5 साल के लिए सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 से ज्यादा और 500 से कम मेंबर होने चाहिए। हाउएवर ये एक्सेप्शंस पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा ग्रांट किए जा सकते हैं, जैसा कि ग्रांट किया गया गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी के केस में, जहाँ पे 60 से कम मेंबर हो सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया कि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि इतने ज्यादा मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए टू सर्व देयर पॉपुलेशन। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि सस्पेंशन ऑफ एमएलए इज वर्स देन एक्सपल्सन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को सस्पेंड करना उसको निकालने से ज्यादा बुरा होता है। ऐसा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? ऐसा हुआ था कि फ्यू एमएलए फ्रॉम महाराष्ट्र ने चैलेंज किया था अपना 1 ईयर सस्पेंशन, जो कि स्पीकर ने दिया था। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ने 1 साल के लिए कुछ एमएलए को सस्पेंड कर दिया था। रीजन बीइंग कि उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिसबिहेव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 1 साल का सस्पेंशन है वो एक्सपल्सन से बुरा है, क्योंकि ये राइट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी का जो
राइट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी जो है रिप्रेजेंटेड होने की, मतलब किसी कंस्टिट्यूएंसी को एक एमएलए या लोकसभा में कोई रिप्रेजेंट करता है, अगर वो इंसान वहां पे है ही नहीं तो वो कंस्टिट्यूएंसी तो वहां पे रिप्रेजेंट हो ही नहीं, और एक तरह से आप उसके राइट्स को छीन रहे हैं। सस्पेंडिंग एमएलए फैक्ट चेक, फैक्ट में क्या क्या है, हर स्टेट के पास अपने इंडिविजुअल रूल्स होते हैं कंडक्ट ऑफ असेंबली के। दी रूल्स प्रोवाइड फॉर सस्पेंशन ऑफ एमएलए। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स 1960 के अंतर्गत स्पीकर के पास ओनली द स्पीकर हैज पावर टू सस्पेंड एमएलए indulging in unruly behavior. Therefore, the motion to suspend cannot be put to vote. मतलब अगर आप स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया तो आप उसको वोट नहीं कर सकते एज द गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो आप गवर्नमेंट किसी को भी मेंबर ऑफ अपोजिशन को एज इट सीज फिट अलाउ कर देगी। कहने का मतलब कि मतलब स्पीकर के हाथ में अल्टीमेट पावर होती है, वो किसको सस्पेंड करेंगे किसको सस्पेंड नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड क्या है सस्पेंशन के पीछे? कोर्ट ने रेफर किया आर्टिकल 190 क्लॉज 4, उसमें कहा गया कि 60 दिन से अधिक किसी भी मेंबर हाउस को अगर एब्सेंट पाया गया तो वो सीट वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। मतलब कोई भी मेंबर अगर 60 दिन तक नहीं आया है विदाउट परमिशन के किसी भी असेंबली में या लोकसभा में, तो माना जाता है कि वो सीट खाली हो गई है। सस्पेंशन ऑफ एमएलए बियॉन्ड दिस पीरियड वुड लीड टू देयर डिस्क्वालिफिकेशन। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर 1 साल के लिए आप किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो 60 दिन से ज्यादा हो गया, और ऐसा हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा और क्या कहा? सस्पेंशन ऑफ एमएलए वुड अमाउंट टू पनिशिंग द कंस्टिट्यूएंसीज एज अ होल। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि अगर आप किसी को एमएलए या एमपी को सस्पेंड कर रहे हैं तो आप पूरे उसके कंस्टिट्यूएंसी को भी एक तरह से पनिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट नहीं होगी असेंबली में या लोकसभा में। ईच कंस्टिट्यूएंसी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। इट्स अ corollary of the above statement. The apex court observed that any state cannot create a constitutional wide hiatus station for any constituency. मतलब कोई भी स्टेट या कोई भी स्पीकर ऐसा कंडीशन नहीं क्रिएट कर सकता जिसमें आप हाइएटस बना दे कि बीच में कुछ देर के लिए आप किसी को भी सस्पेंड कर दे, इससे कंस्टिट्यूएंसी को घाटा होता है। इट सेड दैट द हाउस कैन नॉट सस्पेंड अ मेंबर बियॉन्ड 59 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 दिन तक अगर आप कोई एब्सेंट होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो मैक्स टू मैक्स आप 59 डेज तक किसी को सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन फंड कैंपेन फंडिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कैंपेन फंडिंग जो होती है वो रिफॉर्म वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कहाँ से पैसा आता है, कितना पैसा आता है किस पार्टी के पास या किस कैंडिडेट के पास, उससे ये पता चलता है कि वो पार्टी कितनी अफेक्ट हो सकती है आउटसाइड फोर्सेस से, जिसने भी डोनेट किया वो पैसा। सो आजकल जैसा हम देख रहे हैं या ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्शंस आर फॉट विथ ह्यूज फंड नाउअडेज। एस्टिमेट तो वेरी करते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया कि कैंडिडेट्स करोड़ में खर्चा करते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो वोटर्स नेग्लेक्ट कर देते हैं कैंपेन के नॉइज में या मीडिया कवरेज में या सेलिब्रिटीज को देख के। कैप्स ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ईसीआई ने लिमिट्स किए हैं कैंपेन एक्सपेंडिचर, जो कि एक कैंडिडेट के लिए है ना कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सो स्टेट असेंबलीज के लिए 75 लाख और 40 लाख है, और लोकसभा के लिए 90 लाख और 28 लाख है, डिपेंडिंग ऑन लार्ज स्टेट एंड स्मॉल स्टेट्स। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज, कुछ यूनियन टेरिटरीज में उनके साइज को देख के ये सीलिंग जो है लोअर की गई है। हाउ आर सच सीलिंग्स मेड? सच सीलिंग्स और चेंजेस जो होते हैं इस सीलिंग में कितना ही पैसा खर्च होगा, वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के अंदर चेंज होते हैं। द लास्ट टाइम ये जो इनहांस किया गया था वो 2014 में, जस्ट अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन, लोकसभा पोल्स। What happens when expenditure exceeds the limit? क्या होता है जब आप लिमिट सेट किया गया कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के अंदर, उसको आप ब्रीच कर देते हैं। Contesting candidates are required to file a mandatory true account of election expenses with the EC. जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव, उनको इलेक्शन कमीशन में जाके एक अपना जितने भी पैसे खर्च हुए उसका ट्रू अकाउंट देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। अगर आपका अकाउंट गलत हुआ, इनकरेक्ट हुआ, आपने सही अपना ब्यौरा नहीं दिया है या सीलिंग से ज्यादा खर्चा कर दिया है, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है 3 साल तक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। व्हाट डजंट अकाउंट टू इलेक्शन एक्सपेंडिचर? तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या काउंट नहीं होता है? So the expenditure incurred by leaders of a political party on account of travel by air or any other means of transport for propagating program of the political party is not considered to be election expenditure.
सो पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो एयर से ट्रेवल करे या ट्रेन से या बस से, उसमें जो खर्चा होता है जस्ट टू पॉलिटिकल पार्टी की जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो वो काउंट नहीं होगा इलेक्शन एक्सपेंडिचर में। और एनी एक्सपेंडिचर विच इज डन फॉर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सर्विस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है या ऑफिशियल ड्यूटी में जो भी डिस्चार्ज किया गया खर्चा, वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा। वाई दिस इशू इम्पोर्टेंट फॉर द वोटर? तो वोटर जो है कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट करते हैं, लीडर्स के लिए वोट करते हैं, कभी कभी की लीडरशिप करिश्मा के लिए वोट करते हैं, ताकि सिटीजन्स को कुछ बेनिफिट मिले रिटर्न में, बिकॉज दे बिलीव कि दिस पर्टिकुलर लीडर और दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कैन ब्रिंग सर्टेन रिफॉर्म्स एंड सर्टेन बेनिफिट्स टू देम, इसीलिए वो वोट करते हैं। तो उसी हिसाब से वोटर्स को जानना भी चाहिए, और उनका राइट है जानना कि किसको कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं और वो पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं वो लीडर या पॉलिटिकल पार्टी। If election funds are obtained from other sources, the government in power are obliged to fund us more than the voters. अगर पैसे बाहर से बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी इंडिविजुअल ने वो पैसे दिए हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए ज्यादा उत्तरदायी होगी ना, क्योंकि पैसे वहां से आए हैं। द गवर्नमेंट मे टेक डिसीजन दैट बेनिफिट द डोनर्स, ऑब्वियसली जिन्होंने उसको पैसे दिए उसके लिए वो डिसीजन लेगी, ना कि वोटर्स के लिए। इवन इफ ए रिच कैंडिडेट फंड्स हिज ओन इलेक्शन, द फोकस इज ऑन रिकवरिंग। किसी इंडिविजुअल ने अपने पैसे खर्च किए हैं तो उसका मेन काम होगा कि जितने पैसे खर्च किए उसको रिकवर कर ले, बाद में वो किसी बेनिफिट्स का सोचेगा या अच्छे पॉलिसीज के बारे में सोचेगा। सिचुएशन क्या है इंडिया में इलेक्शन फंडिंग को लेकर? ट्रांसपेरेंसी अभी तक एब्सेंट है, वो हमने देखा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद भी काफी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, बस हमको ये पता चल जाता है कि किस पार्टी को कितने पैसे आए हैं और कितने डिनोमिनेशन में आए हैं, लेकिन सिटीजन्स को ये नहीं पता चलता कौन किसको कितना फंडिंग दे रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है? पहले तो इलेक्शन फंडिंग जो है उसको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि वोटर्स को पता चले कि किसको कौन फंड कर रहा है। सेकेंड, प्राइवेट इंटरेस्ट को रोका जाए या कंट्रोल किया जाए अनड्यूली इन्फ्लुएंस करने के लिए इलेक्शंस को, ताकि जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो सिटीजनरी के लिए काम करे, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए। थर्ड एक तरीका हो सकता है कि ट्राई एंड हैव अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड सो दैट गुड पॉलिटिशियंस, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ लेस फंड्स आल्सो स्टैंड अ चांस ऑफ कम्पीटिंग। या फिर लिमिट्स को या सीलिंग्स को ऐसा सेट किया जाए कि सबको मौका मिले। यहाँ तो एक बहुत ही ईमानदार आदमी हो सकता है जिसके पास पैसे नहीं हो ज्यादा, वो तो लड़ ही नहीं पाएगा आजकल के मतलब जो अमाउंट सेट किए हैं, कहाँ से कोई 90 लाख रुपए लेके आएगा लड़ने के लिए? तो ही वुड बी अ क्लियर डिसएडवांटेज अगर वो लड़ना भी चाहे। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की जरूरत है। So the next topic would be assemblies had fewer sittings than parliament, right? तो 2020 में पार्लियामेंट ने 33 डेज की सिटिंग हुई थी, 2021 में 58 डेज की हुई है। So both parliament and state assembly cited restrictions imposed due to pandemic as the prime reason। तो मतलब पेंडेमिक के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस हुई थी उसके चलते कम सिटिंग्स हुई है, ऐसा रीजन दिया गया पार्लियामेंट और स्टेट्स के द्वारा। सो यू कैन सी हियर ओडिशा हैज 43 days of sittings, HP 32, Rajasthan 26, and like that in 2021. Why the decline in the sittings of parliament assembly is worrying? क्योंकि fewer sittings of the assembly adversely affects impact the responsibility of the legislature to scrutinize the works of executive। एग्जीक्यूटिव से काम होते हैं उसको स्क्रूटनाइज करना बेसिक काम होता है लेजिस्लेचर का। कार्यपालिका या कार्यकारिणी का जो काम होता है उसको विवेचना करना या उसके बारे में आलोचना करना लेजिस्लेचर्स यानी विधायिका का काम होता है। वो सिटिंग ही नहीं होगी तो वो ये बेसिक काम नहीं कर रहे होंगे। Members do not have sufficient time to prepare for the deliberations on bills and several of them are passed without much discussion। तो जो मेंबर्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता डेलिब्रेशन करने का ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ टाइम ड्यू टू रिड्यूस सिटिंग्स, एंड ऑल्सो बहुत सारे बिल्स होते हैं गिलेटिन हो जाते हैं, डायरेक्ट पास हो जाते हैं विदाउट डिस्कशन। बजट्स ऑफ मेनी स्टेट्स हैव बीन पास्ड विदाउट डिटेल डिस्कशन, और लेजिस्लेचर इसीलिए फेल कर जाती है स्क्रूटनाइज करने में बजटरी प्रपोजल्स को और डायरेक्टली अप्रूव कर देती है। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स ड्यू टू रिड्यूस सिटिंग्स लॉज बना देते हैं ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, और व्हेन दे कन्वीन तो उस समय बहुत कम टाइम होता है एमएलएस को ऑर्डिनेंसेस को स्क्रूटनाइज करने के लिए। What affects the functioning of the legislature? Lack of independence। तो वन ऑफ द रीजंस होती है डिक्रीजिंग सिटिंग्स की, कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस के चलते लेजिस्लेचर खुद ही डिसाइड कर लेता है अपनी वन सिटिंग, इंडिपेंडेंस होती ही नहीं है। डिसरप्शंस, और जब भी होती है कार्रवाई मतलब किसी भी सदन की तो इतने सारे डिसरप्शंस होते हैं कि कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ पाती और एडजर्न कर दिया जाता है उस डे के लिए। सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर,
कॉन्स्टिट्यूशन कोई मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स को प्रिस्क्राइब नहीं करता या प्रिस्क्राइब नहीं करता है, लेकिन आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इतना कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू मीट विद इन 6 months ऑफ द लास्ट सेशन। मतलब 6 मंथ के भीतर स्टेट लेजिस्लेचर को मिलना है, तो यानी 2 बार साल में मिलना ही होगा, जस्ट टू कंप्लाई बाय द आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विद इन दिस पीरियड इट इज अप टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू कॉल ऑफ द सेशन। मतलब 6 महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स कभी भी बुला सकती है सेशन को। वे फॉरवर्ड, continuous and close scrutiny by legislatures is central to improving governance in the country। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन स्टेट लेजिस्लेचर, फर्स्ट स्टेप हो सकता है इफेक्टिवनेस के लिए, आप काम करने के दिनों को बढ़ाएं। या एक और तरीका हो सकता है, लेजिस्लेचर को आप कन्वीन कीजिए ऑल अराउंड द ईयर मीट करने के लिए। इन मैच्योर डेमोक्रेसी को हम क्या देखते हैं कि पहले ही फिक्स कैलेंडर निकाल दिया जाता है कि ये दिन पे सिटिंग होगी, आपको आना है, विदाउट ब्रेक, ऑब्वियसली विद ब्रेक्स इन बिटवीन। ऐसा यहाँ पे भी किया जा सकता है, इंडिया में भी। एडवांटेज क्या है इस सिस्टम के, गवर्नमेंट को अपने कैलेंडर को अकॉर्डिंगली प्लान करने का मौका मिल जाता है कि कब बिल्स को लाना है, कब लॉज को पास करवाना है। इट ऑल्सो गिव्स द टाइम फॉर इंक्रीज डिबेट्स, और ज्यादा स्क्रूटनी हो पाएगी फिर एग्जीक्यूटिव के काम की। With the legislature sitting throughout the year, it gets rid of the politics surrounding the convening of sessions। मतलब अगर लगातार बैठी रहेगी, जब सेशन लगातार ही चलता रहेगा, तो ये वाला पॉलिटिक्स नहीं होगा कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है। In another topic we see the question of OBC's reservation in local bodies। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का जजमेंट क्या कहता है। एससी ने नोट किया कि बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आर नॉट द सेम एज बैरियर्स टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज फेस बाय एससी एसटीज। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के द्वारा जो बैरियर फेस किए जाते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में नहीं है, वो सेम बैरियर सेम नहीं है। तो आर्टिकल 243D6 एंड 243T6 अलाउज फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन अलाउ करता है बाय इनेक्टमेंट ऑफ लॉ फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज रिस्पेक्टिवली। तो म्यूनिसिपल बॉडीज और पंचायत में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन के लिए दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243D6 एंड 243T6। आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में ओबीसीज को। द बेंच हैड नोटेड दैट, दो बेंच ने उस समय नोट किया था कि रिजर्वेशन टू लोकल बॉडीज आर परमिसिबल फॉर ओबीसी। ओबीसीज को मिल सकता है लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन, लेकिन इसको पहले ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट होता है, 3 जो रिक्वायरमेंट होते हैं टेस्ट के, वो पास करना होगा। सबसे पहला एम्पेरिकल एविडेंस होना चाहिए जिससे पता चले कि ओबीसीज आर इंडीड बैकवर्ड्स इन लोकल बॉडीज। बैकवर्डनेस प्रूव होनी चाहिए लोकल बॉडीज में एक डेडिकेटेड कमीशन के द्वारा। सेकंड, द कमीशन स्पेसिफाई करे कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन मिलना चाहिए लोकल बॉडीज में ओबीसीज को। और तीसरा, ये रिजर्वेशन जो है 50% ऑफ द सीट्स, टोटल सीट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये 50% वाला जो सीलिंग है वो इंदिरा साहनी जजमेंट जो कि 1992 में था, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया था। एक अलग केस है विकास कृष्ण गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 में। इसमें एससी ने रीड डाउन किया प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत एक्ट 1961, जिसमें मैंडेट किया था कि 27% ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी को लोकल बॉडीज में मिलेगा। रिसेंटली राहुल रमेश वॉक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, इसमें चैलेंज किया गया था गवर्नर के द्वारा प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंस में, जिसमें महाराष्ट्र ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया था लोकल बॉडी में। एससी ने स्टे कर दिया फिर ये 27% रिजर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, दैट इज विदाउट इंपेरिकल बेसिस आप नहीं दे सकते, पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ओबीसीज आर इंडीड बैकवर्ड इन लोकल बॉडी। सेकेंडली, स्टेट और यूटी जो होती है यूनियन टेरिटरी नॉट इन ए पोजीशन टू फुलफिल द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट एंड द इलेक्शन टू इट्स लोकल बॉडीज कैन नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड। तो मतलब अगर स्टेट ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है और इसलिए उसको जो लोकल बॉडीज का जो चुनाव है उसको इंडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं किया जा सकता बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड। एंड द कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, नोटिफाई करे कि इतने प्रोपोर्शन ऑफ सीट है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उसको ओपन कैटेगरी सीट बोल के उसको चुनाव कराया जाए। The Maharashtra government failed to follow this provision amounted to a violation of Article 141 of the Indian Constitution। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 141 आर्टिकल का वायलेशन किया था। ये कहता है लॉ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ डिक्लेयर कर दिए वो सारे इंडियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल होगा और सारे कोर्ट्स पे भी एप्लीकेबल होगा।
The court noted that the principles laid down by the SC for providing reservation to OBCs in local bodies in K Krishnamurti case shall be followed across the country. सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो के कृष्णमूर्ति केस में जो भी उसने लॉ को ले डाउन किया है उसको सबको मानना होगा. Drop the IS cadre rule amendments. There have been demand जो नए amendments हुए IS cadre rule को उसको drop किया जाए. So center ने propose किए हैं amendments to the IS cadre rules to exercise stronger control in central deputation of IS officers. So IS officers are the part of all India services who are sometimes deputed to the center on demand of center by the state governments. So ये rules अब amendments कहते क्या है? A cadre officer may, with the concurrence of state governments concerned and central government, be deputed for service under the central government or another state government. मतलब एक cadre officer state government के concurrence के बाद और central government के concurrence के बाद या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूट किया जा सकता है या किसी और स्टेट में डिप्यूट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई यूपी कैडर का ऑफिसर है, आईएएस है, तो उसको यूपी गवर्नमेंट के कंकरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस के बाद या तो हो सकता है कर्नाटका में डिप्यूट कर दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूट कर दिया जाए. और अंडर ए कंपनी एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट which is wholly or substantially owned or controlled by the central government or by another state government. या उस ऑफिसर को वहां भी डिप्यूट किया जा सकता है जिसमें कंपनी हो जो कि ओन या कंट्रोल की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. सरदार पटेल ने प्रमोट किया था आईएएस और आईपीएस को ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर. उन्होंने कहा था मेंबर्स वुड बी रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड अलॉटेड टू वेरियस स्टेट, जो कि स्टेट और सेंटर दोनों को सर्व कर सकते हैं. उन्होंने कहा था, उन्होंने कंसीडर करते थे कि ऑल इंडिया सर्विसेज इंपॉर्टेंट है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को यूनिफाई करने के लिए, क्योंकि इंडिया एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री थी. तो एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क लेकर चलना था जो ब्रिज बनेगा पॉलिसी मेकिंग टॉप पे और इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे. तो ऑल इंडिया सर्विस वाले इम्प्लीमेंट करते ग्राउंड पे जो पॉलिसी मेकिंग टॉप पे होती. तो सेंट्रल डेप्यूटेशन में कन्वेंशन क्या क्या फॉलो होते थे या होते हैं. ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स वेर ऑफर सेंट्रल डेप्यूटेशन. कंसल्टेटिव प्रोसेस एक होता था जिसमें सेंट्रल स्टेट और ऑफिसर्स कंसर्न होते थे उस प्रोसेस में, और फिर ऑफर किया जाता था जिनको चाहिए होता था सेंट्रल डेप्यूटेशन उनको. तो स्टेट एक ऑफर लिस्ट बनाती थी ऑफिसर्स का जिन्होंने सेंट्रल डेप्यूटेशन चुना होता था कि हमको चाहिए सेंट्रल डेप्यूटेशन. उस लिस्ट में से सेंटर सेलेक्ट करती थी ऑफिशियल्स को, और उसके बाद स्टेट्स जिन जिन ऑफिसर्स को सेंटर सेलेक्ट कर लेती थी उनको स्टेट्स लीव करती थी एट द अर्लीस्ट. नो ऑफिसर वाज सेंट ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन अगेंस्ट हिज और हर ओन विल. मतलब कोई ऑफिसर के मन के बिना आप उसको सेंट्रल डेप्यूटेशन पे नहीं भेज सकते थे. ऐसा कन्वेंशन था. वर्ड हियर इज कन्वेंशन, कीवर्ड इज कन्वेंशन. However, proposed amendments क्या है IS cadre rules 1954. If the state delays relieving a state cadre officer to center, अगर स्टेट किसी स्टेट cadre ऑफिसर को सेंटर को भेजने में डिले करता है, मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट है, वो किसी यूपी गवर्नमेंट का IS ऑफिसर को डिले करती है सेंटर में डिप्यूटेशन से, the officer shall stand relieved from the cadre from the date as specified by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट को बोल दे, उस स्पेसिफाई कर दे, उस डेट से वो ऑफिसर रिलीव्ड माना जाएगा स्टेट से और वो सेंट्रल के लिए डेप्यूटेशन पे माना जाएगा. सेंटर विल डिटरमाइन द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर. सेंटर डिटरमाइन करेगा कितने ऑफिसर्स चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन के लिए इन कंसल्टेशन विद द स्टेट. द स्टेट लिस्ट द एलिजिबल नेम्स ऑफ सच ऑफिसर्स. इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट हुई सेंट्रल स्टेट के बीच में, द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चलेगी, वही डिसाइड करेगी. इन अ सिचुएशन वेयर द सर्विस ऑफ cadre officer एसेंशियल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि डेप्यूटेशन किसी ऑफिसर का जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो स्टेट शुड गिव अफेक्ट टू सेंटर डिसीजंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में स्टेट को फुलफिल करना होगा उस डिसीजन को. दे कैन नॉट होल्ड बैक. रीजन अमेंडमेंट के रीजन क्या है? डीओपीटी ने डेटा दिया है कि वेरियस स्टेट कार्डर्स, मतलब बहुत सारे स्टेट के कार्डर हैं जो कि अपने जो एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स है वो सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं. इससे होता क्या है कि सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जितने चाहिए होते ऑफिसर उतने ऑफिसर मिल नहीं रहे. ओनली 10% ऑफ मिड लेवल आईएएस ऑफिसर वे पोस्टेड विद द यूनियन गवर्नमेंट इन 2021. 2021 में 10% मिड लेवल के आईएएस ऑफिसर यूनियन गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन पे थे या पोस्टेड थे, जो कि ये संख्या 2014 में 19% थी. और ये तब है जब 2014 में बस 621 लोग सेलेक्टेड थे मतलब आईएएस के लिए, और 1130 लोग हैं 2021 में.
सो ज्यादा लोग होने चाहिए थे लेकिन ऐसा है नहीं। द सेंट्रल डेपुटेशन हैज गॉन डाउन फ्रॉम 25%, 25% 2011 में सेंट्रल डेपुटेशन होता था, 2021 में 18% है। इट्स ए ड्रास्टिक ड्रॉप। आईएएस ऑफिसर का जो सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व है वो भी 309 से 223 हो चुका है 2011 के कंपैरिजन में 2021 में किया जाए तो। इसे की कंसर्न्स क्या क्या डेवलप होते हैं इन अमेंडमेंट से? ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अगर आप सेंट्रल की ही बात चलेगी तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। स्टेट्स का भी कुछ से होना चाहिए। सेकेंड, स्टेट्स को ऐसा लगता है कि ये जो अमेंडमेंट है सीरियस इन्फ्रिजमेंट ऑन देयर राइट्स टू डिप्लॉय आईएएस ऑफिसर है। ऐसा स्टेट्स को लगता है जो उनके बेटर ऑफिसर्स है या उनको बुला लेगी सेंट्रल डेपुटेशन पे। सेकेंड, अफेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। ऑब्वियसली स्टेट्स की भी ब्यूरोक्रेसी होती है जो उन्होंने काफी दिन में डेवलप की होती है, और अगर आप ऑफिसर्स को बुला लीजिएगा तो स्टेट्स को भी ऐसा लगता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी। अगेंस्ट द विशेज ऑफ द पर्सनल, ऑब्वियसली जो जाने वाला है, जो डेपुटेशन में जाने वाला है, उसके विश को भी अकाउंट में लेना चाहिए। हाउएवर इन दिस केस इट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हु डिसाइड्स who will come and who will not. Amendment compels the state government to offer IAS officer for central deputation, even against the wish of the officers themselves. ये ग्रेव इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इस चेंजेस के इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी एंड मोरल ऑफ द आईएएस ऑफिसर। उस ऑफिसर के बारे में सोचिए जिसको बिल्कुल ही जाने का मन नहीं हो सेंट्रल डेपुटेशन पे, उसका मोरल बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा अगर उसको फिर भी जाना पड़े तो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रल इसके द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा अपने हाथों में ज्यादा पावर लेना चाहती है और पावर सेंट्रलाइज, केंद्रीकरण कर रही है शक्तियों का सेंट्रल डेपुटेशन के थ्रू। एसआर बोम्मई जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था states have an independent constitutional existence and they have as important as a role to play in the life of the people as is the center's role। सेंटर का जो रोल होता है उसके जैसा ही स्टेट्स का भी रोल होता है, तो स्टेट्स को बाईपास नहीं करना चाहिए सेंटर को। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन ऑफ एमएलए अप फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो इसका ओवरव्यू क्या है? हुआ है कि लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ महाराष्ट्र में 12 लेजिस्लेचर्स को सस्पेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए उनके डिसऑर्डरली कंडक्ट, अनरूली बिहेवियर को लेकर उसके असेंबली स्पीकर के द्वारा। क्वेश्चंस रेज हुए कि इसका पीरियड ऑफ सस्पेंशन ज्यादा है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट हियर कर रही है इस मैटर को, इस पर रिजर्व किया अपने जजमेंट को। एससी ने सस्पेंशन को क्वेश्चन किया और बोला कि आर्टिकल 190 clause 4 of the constitution says that the house may declare the seat of member vacant who is absent for 60 days without permission। तो जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, 60 दिन से अधिक कोई एब्सेंट है तो वो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाता है, विदाउट परमिशन कोई एब्सेंट है तो इन केस अगर आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 60 से ज्यादा दिनों के लिए गायब है अपने असेंबली से, तो या क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो गया? The provisions of RPA 1951 mentions that any vacancy in the house must be filled within 6 months of its occurrence through a by election। अगर 6 महीने से ज्यादा कोई वैकेंसी हाउस में तो बाई इलेक्शन के द्वारा उसको भरा जाएगा, ऐसा आरपीए 1951 में मेंशन है। इसके अंतर्गत बेंच ने ये सोचा कि अगर कंस्टिट्यूएंसी का 1 साल के लिए अनरिप्रेजेंटेड रह सकती है, कोई भी असेंबली में अगर आप रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे नहीं 1 साल तक, तो क्या ये उस कंस्टिट्यूएंसी के राइट्स के अगेंस्ट नहीं है? और अनलिमिटेड पावर ऑफ सस्पेंशन मिसयूज कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी, अपने अपोजिशन के एमएलए को सस्पेंड करके अपने लॉ मन चाहे लॉ पास करवा सकती है, और या फिर मेजोरिटी टेस्ट भी पास कर सकती है, अपने सारे अपोजिशन को सस्पेंड करवा दे किसी भी ट्रिवियल इशू पे या किसी भी बिल्कुल ही इरेलेवेंट पॉइंट्स पे। स्टेट गवर्नमेंट्स का टेक क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सपोर्ट द अनलिमिटेड पावर ऑफ ऑब्वियसली दे आर सपोर्टिंग द अनलिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू पनिश एनी ऑफ इट्स मेंबर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ड्यूरिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। अगर स्पीकर को लगता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रहा है तो वो सस्पेंड कर सकता है, और अगर लेजिस्लेचर को पावर को सस्पेंड करने के पावर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो देयर विल बी नो जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि स्पीकर का जो एक्शन होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आते। According to the rules of the House, Speaker can direct a member to withdraw from the Assembly for misconduct, even for the remainder of the session। स्पीकर के पास पावर होता है, वो किसी को भी मिसकंडक्ट के लिए सस्पेंड कर सकता है रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए। The decision is taken after passing a resolution in the House having the agreement of the majority। मेजोरिटी के एग्रीमेंट के बाद ही ये पास किया जाता है। The council put forth the argument that during suspension members continue to
होल्ड ऑफिस, लूजिंग ओनली देयर वॉइस इन लेजिस्लेचर। तो स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल थे, उन्होंने कहा कि स्टेट बस सस्पेंड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी वॉइस लेजिस्लेचर में नहीं होती है, लेकिन होल्ड ऑफिस वो होल्ड करते हैं, वो एमएलए या एमपी रहते हैं उतने दौरान। वेज टू रिजॉल्व द ऑनगोइंग इशू, जुडिशरी के पास इनफ स्कोप है एग्जामिन द इंटायर इशू का, वो आराम से हर हर एंगल से हर प्रोविजन के थ्रू देख सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है, ताकि एग्जीक्यूटिव का जो आर्बिट्री डिसीजन है उसके द्वारा जो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है उसको कंट्रोल करें। ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रीन का। सो ऐसा होप किया जा रहा है कि एक अनबायस्ड जजमेंट आएगा इस केस में। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ क्वेश्चन कि कहीं जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं कर लेगी जुडिशरी। आजकल हम देख रहे हैं जैसे सेंट्रल आरोप लगा रही है कि जुडिशरी अपने एम्बिट से ज्यादा काम करती है, और जुडिशरी बोल रही है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाहते हैं जुडिशरी को। दिस इज टू एंड फोर्थ गेम गोइंग ऑन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। So next topic would be National Commission for सफाई कर्मचारी gets 3 year extension. तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है 3 साल का एक्सटेंशन नेशनल सब कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एनसीएस के, जो कि 31 मार्च को खत्म होने वाला था, 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाला था। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है क्या, ये सेटअप इन इट वाज सेटअप इन 1993 अंडर एनसीएस के एक्ट 1993 फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जो कि तब से बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। इट इज हाउएवर सीज टू हैव इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 29 2004। आफ्टर दैट मतलब 29 फरवरी 2004 के बाद एनसीएसके का जो टेन्योर है वो बार बार बढ़ाया जा रहा है एज नॉन स्टेचुटरी बॉडी रेजोल्यूशंस के थ्रू। ये क्यों सेटअप किया गया था? इट वाज सेटअप टू हेल्प इन कमिंग विद द प्रोग्राम्स विद द वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, सब सफाई कर्मचारी होते हैं। इट आल्सो मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 में जो एक्ट आया था जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट करने के लिए लॉ लाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करता है एनसीएस के। टिल नाउ मतलब टिल 31 दिसंबर 2021 58,098 manual scavengers have been identified. नीड फॉर eliminating manual scavenging, क्यों नीड है? क्योंकि एक अनडिग्निफाइड लाइफ होती है इस, अगर कोई जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में शामिल होता है उसके सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये कास्टिज्म को भी परपेचुएट करता है, और ऑब्वियसली इस डे और एरा में इस प्रोफेशन की कोई जगह नहीं है। इट्स अ कमेंट्री ऑन आवर डेमोक्रेसी, अगर देखा जाए तो इल कमेंट्री। इट नो वेट सूट, जो ग्लोबल प्रोफाइल है इंडिया का उसको कहीं से सूट नहीं करता है, और सुपर पावर एस्पिरेशंस पे भी एक तरह से ब्लॉट का काम करता है। वुमेन आर मोस्टली डिसप्रिविलेज, और वुमेन ज़्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि मोस्टली वही इन्वॉल्व होती है इन मैनुअल स्कैवेंजिंग में। और क्या करना चाहिए? डिप्रीवेशन जो उन्होंने सफ़र किया है सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल टर्म्स में, उसको भी एलिमिनेशन से बहुत दूर है, आपको एलिमिनेट करना होगा। और स्पोरेडिक इंस्टेंसेस ऑफ डेथ्स डू अकर, वो भी बहुत ज़्यादा कभी कभी पाया जाता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के द्वारा पिटफॉल हो जाता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो लोग शामिल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। Mostly they are unskilled workers, so there is a need to skill themselves and provide alternate employment. Need to monitor the various government interventions जो कि सफाई कर्मचारी के वेलफेयर के लिए यूज किया जा सके, और मैकेनाइजेशन ऑफ सीवर और सेप्टिक टैंक्स के क्लीनिंग के लिए लाया जाए, मशीन्स का यूज हो ताकि इनको वहां से हटाया जा सके, उनका रिहेबिलिटेशन किया जा सके। In another topic, government tweaks suspending norms for contingency fund of India. So गवर्नमेंट ने ट्वीक किए हैं जो कंटिजेंसी फंड और सीएफआई के जो स्पेंडिंग नॉर्म्स है उसको। बजट 2021-22 ने प्रपोज किया था सीएफआई के जो जो कॉपस है उसको 500 करोड़ से 30,000 करोड़ किया गया था फाइनेंस बिल के थ्रू, जिसका 40% ऑफ द फंड कॉर्पस शैल बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। दिस वुड सर्व द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होता है जिसको किसी का आइडिया नहीं होता है, उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। कंटीजेंसी का मतलब ही होता है कंटीजेंट अपॉन सब एक्सीजेंसी, मतलब किसी नेगेटिव या किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को लेकर जो पैसा लगे। What is contingency fund of India? It is a negative event which may occur in future like recession or pandemic, like COVID pandemic. The constitution has a provision for a contingency fund. Its corpus is always kept intact. उसको हमेशा अपना का अपना रखा जाता है, और उससे पैसे निकाले जाते हैं तो फिर उसमें भर दिए जाते हैं। आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 267 के अंदर आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एक कॉर्पस होगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जिसका नाम होगा इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए।
ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल पे होगा। हाउएवर गवर्नमेंट कैन नॉट विथड्रॉ इट्स फंड्स विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट से भी ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। एंड द कॉर्पस ऑब्वियसली उसको फिर से भर देना होगा जितना भी अमाउंट लिया गया। मैनेजमेंट ऑफ द फंड इज हेल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट कैन बी ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। इट कैन, इसका जो कॉर्पस उसको इंक्रीज किया जा सकता है फाइनेंस बिल के अंतर्गत जब पार्लियामेंट सेशन में हो, और ऑर्डिनेंस के थ्रू जब सेशन में नहीं हो, और बाद में उसको अप्रूव कराना होगा। Withdrawal from the fund takes place with the approval of Secretary of DEA, that is Department of Economic Affairs, in terms of Contingency Fund of India Act 1950. This is self-explanatory. Wrong route. Like there was a news in which it was found that Kerala government's proposal to amend the Kerala Lokayukta Act is being tried through an ordinance. तो केरला गवर्नमेंट ट्राई कर रही है ऑर्डिनेंस के थ्रू केरला लोकायुक्त 1999 को अमेंड करने के लिए। तो लोकायुक्ता होता क्या है? लोकायुक्ता इज एन ऑटोनोमस एंटी करप्शन एजेंसी जिसको बनाया गया था गवर्नमेंट लेवल पे या ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन होता है उसको चेक करने के लिए। ये ऑफिशियल अपॉइंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC1 अंडर मोरारजी देसाई सबमिटेड ए रिपोर्ट जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया था लोकायुक्ता लोकपाल दो स्पेशल अथॉरिटीज को बनाने के लिए जिसका काम सिटीजन ग्रीवांसेस को रिड्रेस करना होगा। लोकायुक्ता जनरली एक हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जनरली। द फंक्शंस लार्जली डिपेंड अपॉन द जुरिसडिक्शन वेस्टेड बाय स्टेट्स थ्रू लेजिस्लेशन। कानून के द्वारा जितनी भी पावर उनको स्टेट्स देती है उस पे इन लोकायुक्ता के या लोकपाल के जितने भी पावर होते हैं वो डिपेंड करते हैं, फंक्शन भी डिपेंड करते हैं। महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्ता इंट्रोड्यूस किया था अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र लोकायुक्ता एक्ट 1971। The Lokpal and Lokayukta Act was passed in Parliament in 2013 after much protest by Anna. We better know it as Anna Andolan. Lokayukta's power according to Kerala Lokayuk 1999 are any citizen can bring complaints of corruption, nepotism, maladministration or abuse of power. कोई भी सिटीजन ब्रिंग कर सकता है कंप्लेन को करप्शन का, नेपोटिज्म का, खराब एडमिनिस्ट्रेशन का या अब्यूज ऑफ पावर का अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट जो कि ब्यूरोक्रेसी है और चीफ मिनिस्टर को भी लोकायुक्ता के सामने। गवर्नर जो होता है वो लोकायुक्ता को अपॉइंट करता है और दो उप लोकायुक्त को भी अपॉइंट करता है जो कि या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होते हैं या सर्विंग जज होते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, जो कि सीएम के एडवाइस पे गवर्नर अपॉइंट करता है इनको, और सीएम उससे पहले स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्ट करता है। द ऑर्डर्स इशूड बाय लोकायुक्ता आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जो भी ऑर्डर पास करेगा लोकायुक्ता वो बाइंडिंग होगा केरला गवर्नमेंट पे। When the लोकायुक्ता finds the public servant in question guilty of the allegation, वो जब भी लोकायुक्ता को लगेगा पता चलेगा कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो गिल्टी है तो सीएम को इन्फॉर्म करेगा डिक्लेरेशन के साथ। और डिक्लेरेशन में क्या होता है कि दैट पब्लिक सर्वेंट इज अनफिट टू होल्ड द पोस्ट। डिक्लेरेशन दैट द पब्लिक सर्वेंट इज अनफिट टू होल्ड द पोस्ट, और ये डिक्लेरेशन गवर्नमेंट में बाइंडिंग होती है, मतलब उसको हटाना ही पड़ेगा उस पब्लिक सर्वेंट को। एग्जाम्पल, एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नेपोटिज्म का चार्ज लगा था, उसको गिल्टी पाया गया था और लोकायुक्ता ने उसको डिक्लेयर किया था अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस। इतना ज़्यादा अपोजिशन हो गया उस लीडर के अगेंस्ट, उस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था स्टेट कैबिनेट से। हाउएवर उस लीडर ने या उस मिनिस्टर ने इस फाइंडिंग को केरला हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन दोनों जगह से उसके पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। प्रपोज अमेंडमेंट, क्या क्या अमेंडमेंट है इस लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 1999 इन केरला? एम्पावर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, गवर्नर जो कि गवर्नर या सीएम है केरला के, उनको लोकायुक्ता का जो पावर है उसको ओवर रूल करने का पावर दे दिया गया, या तो गवर्नर या तो सीएम को। गवर्नर या सीएम जो डिक्लेरेशन जो लोकायुक्ता लास्ट में देता है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर अर्लियर इट वाज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, हाउएवर अकॉर्डिंग टू प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स दे कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिक्लेरेशन टू रिमूव द पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द पोस्ट। फर्दर गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन ऐड किया है जिसमें लोकायुक्ता का जो भी डिक्लेरेशन उसको अपील किया जा सके। द प्रपोजल्स फर्दर एम टू अमेंड सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट जो कि डील करता है लोकायुक्ता पावर टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, मतलब सेक्शन 15 को भी अमेंड करने की बात है, जो कि डील करता है लोकायुक्ता की जो शक्ति है वो क्रिमिनल ऑफेंस जो होती है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट उसको प्रोसिक्यूट करने के केस में।
अपार्ट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज एससी जज, जो आदमी पहले से जज भी रह चुका है या चीफ जस्टिस ऑफ एचसी रह चुका है, उसके अलावा अगर कोई फॉर्मर हाई कोर्ट जज भी रह चुका है, उसको भी लोकायुक्ता के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले सेक्शन 4(1) था, जिसमें एक्ट कहता था 1999 का कि जब भी कंप्यूटेड अथॉरिटी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट गवर्नर केरला या चीफ मिनिस्टर हो, तो उसको डिक्लेरेशन मानना ही पड़ेगा लोकायुक्ता का। लेकिन प्रपोज अमेंडमेंट कहता है कि दे मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मान भी सकते हैं ठुकरा भी सकते हैं, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सेक्शन 14(2) बोलता है कि व्हेन अ डिक्लेरेशन इज मेड and accepted object of such acceptance will immediately be intimated by registered post, मतलब अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसको तुरंत के तुरंत पोस्ट के द्वारा बताया जाए। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है ये भी बता, मतलब या तो माना गया है तो नहीं माना गया, वो तुरंत बताया जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। आर्ग्यूमेंट क्या क्या दिया गया है कि क्यों अमेंडमेंट जरूरी थे। एक रिमूवल ऑफ ए ड्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 64 को वायलेट करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, तो अगर उसको बिना एक वेल थॉट ऑफ या बिना सुने हुए उसको हटा दिया जाए जस्ट बिकॉज लोकायुक्ता के डिक्लेरेशन पे, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्टिकल 163 और 164 को वायलेट करेगा। एग्जिस्टिंग एक्ट जो होता है वो नेचुरल जस्टिस को डिनाई करता है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ बीइंग हर्ड को नहीं मानती लोकायुक्ता है, क्योंकि अपील का कोई प्रोविजन नहीं होता है। और गवर्नमेंट बोलता है कि नीड होना चाहिए, अपील है, मतलब अपील करने की एक मौका मिलना चाहिए सबको। A succession of high court judgment and expert legal advice also justify the cabinet decision। तो ये जो डिसीजन अमेंडमेंट का, उसको बहुत सारे हाई कोर्ट जजमेंट्स में भी माना गया है, और लीगल एडवाइस जो कि एक्सपर्ट्स से ली गई, उन्होंने भी ये बोला है कि ये ठीक है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था एक क्लॉज को इलेक्शन लॉ में, जो कि एक सर्विंग लेजिस्लेचर को बचाता था डिस्क्वालिफिकेशन से, until an appeal was filed and disposed of। तो मतलब अपील का मौका मिलना चाहिए, जिस्ट यही है इस अमेंडमेंट्स का। अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट किया गया है अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस रूट का क्यों मतलब जरिया लेना, आप गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव में असेंबली में प्रॉपर डिबेट करके भी लॉ ला सकते थे, अमेंडमेंट ला सकते थे। ऑल्सो ऐसा बोला जा रहा है कि लोकायुक्ता एक्ट को डाइल्यूट कर देगा, क्योंकि सेक्शन 14 जो है सबसे स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, और ये एक तरह से फियर फैक्टर कहिए या चेक एंड बैलेंसेस काम करता था ब्यूरोक्रेसी एंड इवन मिनिस्टर्स पे, ताकि वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन, अब्यूज ऑफ पावर या फिर करप्शन में शामिल ना हो। अपोजिशन पार्टी ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजल इसलिए भी लाया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली लोकायुक्ता ने मिनिस्टर के अगेंस्ट डिक्लेरेशन जारी कर दिया था कि ही इज अनफिट टू होल्ड द पोस्ट, तो उसका बदला ले रहे हैं गवर्नमेंट। क्रिटिक्स को और ये भी लगता है कि अमेंडमेंट टू सेक्शन 14 विल इम्पैक्ट द पावर्स ऑफ द लोकायुक्ता इनटू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूशन करने में देरी होगी अब उनको। ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द प्रोविजन टू अलाउ एनी फॉर्मर जज, मतलब किसी भी पुराने हाईकोर्ट जज को अगर आप बना सकते हैं, होल्ड ऑफिस के काबिल बना सकते हैं, होल्डिंग ऑफिस के, तो स्टेट का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन है लोकायुक्ता, उसको आप लोअर कर, उसके स्टेटस को लोअर कर रहे हैं। लोकायुक्ता इज जुडिशियल बॉडी इंटेंडेड टू रिमूव एनी एग्जीक्यूटिव करप्शन इंक्लूडिंग सीएम, वो सीएम को भी हटा सकता है। लेकिन अगर इस लॉ के चलते अगर आप एकदम कमंसरेट पावर वाले आदमी को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि अपने ऐसे जजेस को अपॉइंट किया जाए जो फेवरेबल हो उस गवर्नमेंट के। विद द अमेंडमेंट द एग्जीक्यूटिव कैन कंटिन्यू इन ऑफिस इवन इफ द करप्शन इज प्रूव्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोकायुक्ता के जो डिक्लेरेशन उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर उसने मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया, तो एग्जीक्यूटिव कैन कंटिन्यू इन ऑफिस। दिस डिफीट्स द पर्पज ऑफ लोकायुक्ता एक्ट एंड इज क्रिटिसाइज्ड एज रिग्रेसिव लेजिस्लेशन। तो एक रिग्रेसिव लेजिस्लेशन की तरफ माना जा रहा है इसको। इससे ये भी माना जा रहा है कि इस एक्ट के थ्रू चीफ मिनिस्टर एक सुपर लोकायुक्ता बन जाएगा और लोकायुक्ता के पावर्स को कर्व करेगा। नेक्स्ट, SC Supreme Court passes a year suspension of 12 Maharashtra BJP MLAs, as has been discussed before in this video। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था जिसमें 12 MLAs को सस्पेंड कर दिया गया था महाराष्ट्र असेंबली से। रीजन था कि उनका अनड्यूली बिहेवियर था या प्रॉपर बिहेवियर नहीं था, लेकिन उस सस्पेंशन को रिवोक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये इरेशनल एक्ट है जो डेमोक्रेटिक सेटअप को हर्ट करेगा।
व्हाट वाज द प्ली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के सामने 12 लेजिस्लेचर जो गए थे, वो गए थे कि उनको डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जो कि कहीं से कतई ठीक नहीं है। सस्पेंशन क्वाश करने के लिए वो अपील लेके गए थे। तो सस्पेंडेड एमएलए के बिहाफ में क्या क्या आर्गुमेंट्स थे? ये एक आर्बिट्ररी और डिस्प्रपोर्शनेट है, मतलब जितना ज्यादा क्राइम नहीं उससे ज्यादा सजा मिल गई है इन लोगों को। दूसरा, सस्पेंशन वायलेशन है लेड डाउन प्रोसीजर का, डिनायल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है, क्योंकि उनको हर्ड, स्पीकर ने उनको सीधे हटा दिया, तो उनको प्रिंसिपल ऑफ बीइंग हर्ड वो मौका ही नहीं मिला उनको। दूसरा, सस्पेंशन वायलेटेड देयर फायर टू इक्वालिटी, क्योंकि उनको अपना केस प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिला। ऑल्सो द पावर टू सस्पेंड अंडर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स कैन ओनली एक्सरसाइज बाय द स्पीकर एंड इट कैन नॉट बी पुट टू वोट इन ए रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में वोट के लिए पुट नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में ऐसा किया गया था, तो वो भी एक तरह से गलत था। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या क्या आर्गुमेंट्स थे स्टेट के भी, कि स्टेट द एक्शन वाज टेकन ड्यू टू अनडिसिप्लिन एंड अनबिकमिंग बिहेवियर, मतलब बिहेवियर एक तरह से अनुशासन के अंदर नहीं था, और एमएलए के अकॉर्डिंग, जो उनकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर था, वैसा नहीं था। स्टेट ने ऐसा ये भी कहा कि सीट ऑटोमेटिकली खाली नहीं हो जाती, बस सस्पेंड हुए वो लोग, उनका ऑफिस खत्म नहीं हुआ, मतलब दे आर स्टिल एमएलए, बस उनको सस्पेंड कर दिया गया, सीट वैकेंट नहीं हुई। It was submitted that the House is not obligated to declare such a seat vacant. ये भी कहा गया कि हाउस ने उस सीट को वेकेंट डिक्लेयर नहीं किया है, और हाउस ने अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंतर्गत काम किया है। दैट अंडर आर्टिकल 212 कोर्ट्स के पास कोई भी पावर नहीं है लेजिस्लेचर के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है उस पर ज्यूरिसडिक्शन देने की या जज करने की। कोर्ट ने ऐसा इस पे क्या कहा? प्रोसीजर ऑफ सस्पेंशन पे कोर्ट का कहना है कि कोर्ट अग्रीड विद एमएलए's कंटेंशन, एमएलए's का जो कंटेंशन था कि सस्पेंशन को प्रोसीजर जो रूल्स के अंदर है उसको फॉलो करना होगा। रूल ओनली प्रोवाइड्स फॉर द विड्रॉयल ऑफ ए मेंबर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डे और इन केस ऑफ रिपीटेड मिसकंडक्ट इन द सेम सेशन फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। मतलब रूल प्रोवाइड करता है या तो आप दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर बार बार वो कर रहा है मेंबर, बार बार बदसलूकी हो रही है, तो सेशन के लिए आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, 1 साल के लिए। ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन पे कहा है कि सस्पेंशन जो भी हो मेंबर को, वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफर होना चाहिए, ताकि ये टेम्पररी डिसिप्लिन मेजर की तरह काम करे। इतना लॉन्ग टर्म आप सस्पेंशन मत कीजिए। एनीथिंग इन द एक्सेस ऑफ 60 डेज और 1 और सेशन एक इरेशनल सस्पेंशन होगा, कोर्ट ने ऐसा कहा। कोर्ट ने ऐसा भी कहा कि एज पर दिस रूल विड्रॉल ऑफ ए मेंबर कैन ओनली बी डन इन केस ऑफ द मेंबर कंडक्ट बीइंग ग्रॉसली डिसऑर्डरली, मतलब एकदम ही डिसऑर्डरली बिहेवियर हो। इट टर्म द 1 ईयर सस्पेंशन वर्स देन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से भी खराब है ये सस्पेंशन 1 साल का, या डिस्क्वालिफिकेशन से या रेजिग्नेशन से, क्योंकि ये राइट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी को वायलेट करता है। जिस कंस्टिट्यूएंसी को वो एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 साल के लिए रिप्रेजेंट नहीं होंगे। ऑन जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी है वो भी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। दिस opens a Pandora box, right? It can have arguments on both sides. However, in this case, Supreme Court has ruled that legislative procedures are open to judicial review. This can be asked, and this can be a tricky question in prelims. However, so you can remember that legislative procedures are open to judicial review according to a judgment by Supreme Court. How the suspension beyond the ongoing session would impact the democratic setup. कोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन ऑनगोइंग सेशन से ज्यादा अगर हुआ तो कंस्टिट्यूएंसी है जिसको रिप्रेजेंट करे वो एमएलए उनके राइट्स को वायलेट करेंगे, क्योंकि वो अनरिप्रेजेंटेड जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पावर का मिसयूज करे सेंट्रल जो पावर में जो पार्टी होगी वो अपने अपोजिशन को बार बार सस्पेंड करती रहेगी और अपने सरकार को चलाती रहेगी, अगर थिन मेजोरिटी के साथ वो चल रही है तो, क्योंकि अपोजिशन पार्टी मेंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस कारण से अपोजिशन जो होगी वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी डिस्कशन और डिबेट्स में, ताकि उनको डर लगा रहेगा हमेशा कि सस्पेंड हो सकते हैं वो। ये बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है और डेमोक्रेटिक सेटअप को भी इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स है उसको क्वेश्चन से यूज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अथॉरिटीज है जो ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट पास कर सकते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही,
उसको पास किया जाए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी के खिलाफ भी एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट होता क्या है? ये एक तरीका होता है जिससे किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए किसी आदमी को आप घुसने से रोकते हैं, आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल को रोकते हैं जाने से, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अफेक्ट द प्लेस कंडीशन बाय क्रिमिनल एक्टिविटी एज एग्जिबिटेड बाय देयर प्रायर कंडक्ट इन नोन एज एक्सटर्नमेंट। अगर कोई आदमी है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो पहले अपने क्रिमिनल कंडक्ट के थ्रू किसी एरिया को अफेक्ट कर चुके हैं, तो उनको रोकने के लिए जो ऑर्डर होता है या जो तरीका होता है उसको एक्सटर्नमेंट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट इम्पोजेज रिस्ट्रेंट ऑन द पर्सन, उस पर्सन पे एक रिस्ट्रेंट लगा सकता है जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास किया गया है इस पर्टिकुलर एरिया में घुसने से। The provision providing power of externment to the concerned authority and can be found in many states, बहुत सारे कानून में पाया जा सकता है, such as महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, पंजाब सिक्योरिटी एक्ट 1953, असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1947 एंड कर्नाटका पुलिस एक्ट एक्सेट्रा। एक्सटर्नमेंट की नीड क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और दूसरा क्रिमिनल एक्ट्स को रोकना, ताकि अगर किसी को पता है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एरिया में जाके कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो उसके खिलाफ आप पहले ही एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास कर दें ताकि क्राइम होने से पहले ही आप रोक सकें। एससी का ऑब्जर्वेशन क्या है ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट पे? एससी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ऑर्डिनरी मेजर नहीं है और इसको स्पेरिंगली यूज करना चाहिए, कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट का इफेक्ट ये होता है कि आप किसी सिटीजन को उसके फंडामेंटल राइट्स से छीनते हैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है उससे आप डिप्राइव करते हो सिटीजन को, जिसके खिलाफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास करते हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट किसी पर्सन को उसके लाइवलीहुड से डिप्राइव कर सके। मान लीजिए कोई आदमी वो बाहर जाके पैसा कमा के अपने जीवन यापन कर रहा है, अगर आप उसको बाहर जाने से रोक देंगे तो कैसे कमाएगा? The discretion should be used very sparingly as it deprives a person of his or her right to free movement in the country. How court relates the case with fundamental right? कोर्ट ने कहा अंडर आर्टिकल 19(1)(d) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक फंडामेंटल राइट सभी सिटीजन्स को मिला है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट इज इन वायलेशन ऑफ दिस राइट। आर्टिकल 19 clause 5 of constitution says that the state is empowered to make a law enabling the imposition of reasonable restrictions on the exercise of right confirmed by clause D। मतलब स्टेट के पास पावर होता है जो उसमें reasonable restrictions लगा सकते हैं। An order of externment imposes a restraint on the person against whom the order is made। So एक तरह से ये इन्फ्रिंज करते हैं फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ऑर्डर।